अनुच्छेद 36 ये असल में सिर्फ राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य मतलब कि ये सिद्धांत लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, यहाँ तक कि पंचायतें भी। अच्छा। और फिर अनुच्छेद 37 वो तो साफ कर देता है कि ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है। लेकिन कोई नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकता। हाँ, पर ये देश के शासन के लिए मतलब गवर्नेंस के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल है। ठीक है। तो अब आते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। जी, और ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य दिखाता है। एक ऐसा राज्य जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। हाँ, और जहां आय की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करने का प्रयास किया जाए। और इसी भावना को अनुच्छेद 39 और आगे बढ़ाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से आजीविका के साधन मिले, और ये भी कि धन और जो उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकरण ना हो, मतलब वो कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाएं। सही। और फिर इसमें बाद में अनुच्छेद 39 का भी जुड़ा गया, जो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जी, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी नागरिक पैसों की कमी की वजह से या किसी और अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। ये तो बहुत जरूरी है। अब शासन के जमीनी स्तर पर आते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये गांधीवादी विचारधारा का एक प्रमुख प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य गांवों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना है, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ये राज्य पर एक सकारात्मक कर्तव्य डालता है, विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में। ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 ये कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात करता है, और महिला प्रसूति सहायता की भी। इसका जोर इस बात पर है कि काम करने की जो परिस्थितियां हैं वो मानवीय हों, और खासकर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो। फिर आता है अनुच्छेद 43 जो मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। इसका लक्ष्य ये है कि सभी मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो अपना जीवन ठीक से चला सकें। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। हाँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। इसी से जुड़े हुए दो और अनुच्छेद हैं, 43 क और 43 ख। जी, 43 क कहता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों की मतलब वर्कर्स की भागीदारी हो। और 43 ख 43 ख सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है, ताकि आर्थिक प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से चले। बिल्कुल। अब एक बहुत ही चर्चित अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। हाँ, ये हमेशा चर्चा में रहता है। इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल लॉ बनाना, जैसे विवाह, तलाक, विरासत। जी, इन सब मामलों में जी ये राज्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 45 जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को देता है। और ये एक ऐसा निर्देशक तत्व है जिसे बाद में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये सिद्धांत समय के साथ ठोस कानून में बदल सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 46। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की बात करता है। इस सामाजिक न्याय का एक और स्तंभ है जो राज्य को ये कर्तव्य देता है कि वो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाए। अब जरा स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य बताता है। हाँ, ये राज्य का एक प्राइमरी कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करें। जी, और इसी के तहत मादक पेयों और जो हानिकारक दवाएं हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने की बात भी आती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन से जुड़ा है, और 48A भी है पर्यावरण से संबंधित। हाँ, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को
आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर संगठित किया जाए। और 48A? वो बाद में जोड़ा गया और वो राज्य को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, उसमें सुधार करे और देश के वनों और वन्य जीवों को भी बचाए। बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 49 ये स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। जी, ये राज्य का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक, स्थान या वस्तु का संरक्षण करे। ठीक है। अब अंत में शासन की संरचना से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, उस पर कार्यपालिका यानी सरकार का कोई अनुचित प्रभाव ना हो। सही बात है। और अब अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, और ये अनुच्छेद भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी की नींव रखता है। तो ये राज्य को क्या निर्देश देता है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वो राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करें और विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और आर्बिट्रेशन से निपटाने के लिए प्रोत्साहित कर। अनुच्छेद 51A यह मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये वो कर्तव्य हैं जिनकी हर भारतीय नागरिक से मतलब देश के प्रति पालन करने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ आप कह सकते हैं उनके दायित्वों की भी याद दिलाता है। ठीक है। तो कर्तव्यों के बाद अब हम संविधान के भाग 5 पर आते हैं जो संघ के बारे में है। अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही। हाँ, यही एक वाक्य देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। और इस पद की शक्तियां क्या है? यहाँ पर अनुच्छेद 53 आता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 53 ये साफ करता है कि संघ की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में ही होंगी। सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स? जी। इसका मतलब ये है कि सरकार के जितने भी कार्यकारी काम हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अच्छा। चाहे वे सीधे उनके द्वारा किए जाएं या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं उनके माध्यम से। तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव वो कैसे होता है? अनुच्छेद 54 इसके बारे में बताता है। हाँ, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके बारे में है। ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव असल में करेगा कौन और कौन करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के, ध्यान रहे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ओके, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं। जी हाँ। और चुनाव की प्रक्रिया क्या है? ये अनुच्छेद 55 में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है उसका वर्णन करता है। ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? हाँ, और मतदान गुप्त होता है। इसमें एक कोटा सिस्टम का जिक्र है जिससे ये पक्का होता है कि जो भी जीते है उसे वोटों का एक तय बहुमत मिले। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है पर बहुत निष्पक्ष भी है। ठीक है। एक बार चुन लिए गए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से 5 साल का होता है। और क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जी, अनुच्छेद 57 इसी पर प्रकाश डालता है। ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता को स्पष्ट करता है। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है वो इस संविधान के दूसरे नियमों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं तय की गई हैं। जैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो और वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है। और राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें भी होंगी?
अनुच्छेद 59? हाँ, अनुच्छेद 59 में पद के लिए कुछ दशाएं या कह लें कि शर्तें बताई गई हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई सदस्य हो तो? अगर ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उस सदन में अपनी सीट राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने की तारीख को ही खाली कर दी। अच्छा, ये तो एक जरूरी शर्त है। अब बात करते हैं शपथ की। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का जिक्र करता है। पद संभालने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या अगर वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके सामने राष्ट्रपति को संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेनी होती है। संरक्षण, सुरक्षा और बचाव, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। लेकिन अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो? ये एक गंभीर प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 61 इसी से संबंधित है ना? महाभियोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है और ये प्रक्रिया सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही शुरू की जा सकती है। सिर्फ एक ही आधार पे? जी। और ये एक बहुत ही जटिल और आप कह सकते हैं कठोर प्रक्रिया है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है। और यदि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से, तो क्या होता है? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 इस स्थिति को संभालता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। और अगर बीच में खाली हो जाए तो? अगर पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की वजह से खाली होता है तो चुनाव रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और जो नया व्यक्ति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, बचे हुए समय के लिए नहीं। अच्छा, ये स्पष्ट है। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। अनुच्छेद 63। जी, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र करता है। ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका क्या है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। बिल्कुल, ये उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। क्या उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? अनुच्छेद 65। हाँ, अनुच्छेद 65 ऐसी आकस्मिक स्थितियों का प्रावधान करता है जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी और वजह से खाली हो, या जब राष्ट्रपति मान लीजिए अनुपस्थित हों, बीमार हों या किसी और वजह से अपने काम नहीं कर पा रहे हों। तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। जी, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो तरीका वही है? हाँ, ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। पर निर्वाचक मंडल में कुछ फर्क है ना? हाँ, एक बड़ा फर्क है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते, सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों हिस्सा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं? जी। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 67 जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। इसके ठीक बाद है अनुच्छेद 68। ये बताता है कि अगर पद खाली हो तो चुनाव कब तक हो जाना चाहिए। और फिर 69 में उनकी शपथ का जिक्र है। ये एक के बाद एक क्यों रखे गए हैं? क्या इनमें कोई मतलब गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए, इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। संविधान निर्माता सिर्फ नियम नहीं बना रहे थे, वो एक शॉक प्रूफ व्यवस्था बना रहे थे। शॉक प्रूफ? हाँ। अनुच्छेद 67 कार्यकाल तय करके स्थिरता देता है। फिर अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर ये पद अचानक खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये एक तरह की इमरजेंसी डेडलाइन है। अच्छा। ताकि देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद अनिश्चित काल के लिए खाली ना रहे। और 69 में शपथ उस पद की गरिमा और संविधान के प्रति निष्ठा को स्थापित करती है। तो ये तीनों मिलकर पद की निरंतरता, स्थिरता और पवित्रता सुनिश्चित करते हैं।